गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, मेरे साथ जुड़िए 10 से 15 मिनट और जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अभ्यास करिए। बच्चों, सभी के सभी जितने भी 50 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ वो सभी के सभी एग्ज़ाम के पूछे गए प्रश्न हैं और एग्ज़ाम के पूछे गए प्रश्न निश्चित ही आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए जुड़िए और आप भी साथ साथ बनाते चलिए और लास्ट में ये जरूर चेक करिए कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। राइट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा बच्चों। पहला कहता है सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाया था। तो इसका आंसर होना चाहिए बी फॉर बिहार यानी अकबर। राइट। अगला क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। राजा बिरबल की उपाधि किसे दी गई थी। तो याद रखेंगे राजा बिरबल की उपाधि जो दी गई थी वो दी गई थी महेश दास को। राइट बच्चों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। तो आप सब बताइए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। इसका आंसर होगा बच्चों 1576। फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था। तो फतेहपुर सिकरी में एक बुलंद दरवाजा है, इस दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था। तो याद रखिएगा अकबर ने। राइट। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पर। फतेहपुर सिकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने किया था। तो ये शहर की भी स्थापना जो किया था वो किसने किया था, अकबर ने ही। फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा भी बना और इस क्वेश्चन से पता चल रहा है कि फतेहपुर सिकरी का निर्माण भी जो है वो अकबर ने ही करवाया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके स्क्रीन पर। अकबर द्वारा किस गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान में दिया गया था। तो ये कौन थे, गुरु रामदास। कौन थे, गुरु रामदास। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर बच्चों। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। इसका आंसर होना चाहिए मुजफ्फर खां तुर्बती। मुजफ्फर खां तुर्बती। अगला है बच्चों टोडरमल किससे संबंधित है। तो टोडरमल जो है वो भूमि सुधार के कार्य से संबंधित है। राइट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों। सम्राट अकबर द्वारा किसको सीरी कलम की उपाधि प्रदान किया गया था। तो सीरी कलम की जो उपाधि दी गई थी वो दी गई थी, किसे दिया गया था बच्चों, अब्दुशमद को। नहीं, ये किसे दिया गया था, अब्दुशमद को दिया गया था। अगला है आपके स्क्रीन पर। अकबर के दरबार में आने से पहले मियाँ तानसेन किन की सेवा में थे, है ना। तो ये तानसेन किन की सेवा में थे बताओ। ये तानसेन जो है वो अकबर के यहाँ आने से पहले वो राजा रामचंद्र के यहाँ थे, है ना। और आप जानते हैं कि तानसेन का असली नाम क्या था, रामतनु पांडे। तानसेन का असली नाम क्या था, रामतनु पांडे। यस, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को पढ़ा जाए बच्चों। देखो ये क्या कह रहा है। अकबर को एक सच्चा महान प्रशासक के रूप में सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन अति मुख्य है। तो इसमें सबसे मुख्य जो बच्चों, इस बात को पढ़ो क्या कहता है। उसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने की कोशिश की थी। ये बात इस क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अकबर ने एक राष्ट्र के रूप में भारत को जोड़ने की कोशिश किया था, है ना। ये सबसे बड़ी विशेषता थी अकबर महान की। अगला क्वेश्चन है बच्चों। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय कौन कौन, द्वय, तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। तो निश्चित रूप से ये सभी किसके शासनकाल में थे, अकबर के शासनकाल में, यानी आंसर होना चाहिए बच्चों सी। राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों। न्याय की चेन किसने स्थापित की थी। न्याय की चेन किसने स्थापित की थी। इसका आंसर होना चाहिए जहांगीर, यानी आंसर होना चाहिए बच्चों सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था। तो ये कौन थे। तो निश्चित रूप से जहांगीर। कौन थे बच्चों, जहांगीर, है ना। ये जहांगीर मुगल सम्राट थे और इसने क्या किया था, मराठों को उमरा वर्ग, कौन सा वर्ग में, उमरा वर्ग में शामिल किया था। किसने किया था, जहांगीर ने।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, उस मुगल महारानी का नाम लिखिए जिसका नाम सभी मुगल फरमानों में तथा सिक्कों पर लिखा जाता था। वो कौन था? वो था नूरजहां। कौन था बच्चों? नूरजहां। नहीं, अगला क्वेश्चन है, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो इसका आंसर होना चाहिए जहांगीर, है ना। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कर रहा है, मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? शाहजहां के द्वारा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे वो कौन सा है? शाहजहां। कौन सा बच्चों? शाहजहां। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, किस ईस्वी में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा था? कब बैठा था मुगल सिंहासन पर शाहजहां? तो आपको याद रखना है सन 1628 ईस्वी में। कब बच्चों? 1628 में। अगला है, ताजमहल को किसने बनवाया था? ताजमहल को किसने बनवाया था? तो ताजमहल को बनवाया था शाहजहां ने। नहीं, लेकिन बनाया कौन था? क्योंकि शाहजहां ने तो बनाया नहीं, उसने तो बनवाया, कोई तो बनाया होगा। तो याद रखेंगे उस्ताद ईसा खां ने बनाया था, लेकिन शाहजहां ने बनवाया था। और यहाँ पूछ रहा है किसने बनवाया था, तो इसमें आंसर जाना चाहिए इनमें से कोई नहीं। शाहजहां रहता तो भैया आंसर जाता, लेकिन शाहजहां नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनोमी, बच्चों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रांतीय स्वायत्तता जो है ना, ये मिलना शुरू हुआ। प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम डैश के तहत वर्णित किया गया है। तो प्रांतीय स्वायत्तता को वर्णित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला बच्चों, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह साइमन कमीशन का गठन किया गया था? यानी साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था उसमें कितने ब्रिटिश सांसद सदस्य थे? 7, है ना। और ये कब हुआ था बच्चों? तो ये हुआ था 1927। कब हुआ था? 1927, 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया था। अगला है, जन गण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो राष्ट्रगान के रूप में जिसे स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950। आंसर होना चाहिए डी फॉर दिल्ली। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से किस मामले के निर्णय ने संविधान की मूलभूत संरचना के सिद्धांत की नींव रखी? तो याद रखेंगे केशवानंद भारती बनाम केरल। केशवानंद भारती बनाम केरल का विवाद हुआ था, और उस विवाद में जो जजमेंट आया, जो निर्णय आया, वो निर्णय यही आया कि संविधान के कुछ विशेष चीज़ है, कुछ ऐसी उसकी संरचना है जिसमें किसी भी तरीके का संशोधन नहीं कर सकते हैं, यानी सांसद उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को किस नाम से जाना जाता है? उन्हीं चीज़ों को कहते हैं संविधान की मूलभूत संरचना, है ना। तो ये जो है, ये सिद्धांत किस केस में आया था? तो ये सिद्धांत की नींव जो रखी गई थी बच्चों, केशवानंद भारती मामला बनाम केरल, राइट। अगला है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों याद रखिएगा, संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को ही संविधान को अंगीकृत किया गया था, लागू हुआ था 26 जनवरी, नहीं यही ना, 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया था 1950। 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है भाई? तो 22 जुलाई 1947 का याद रखना, 22 जुलाई 1947 बहुत इंपॉर्टेंट। वर्तमान जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है ना,
जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा को अंगीकृत किया गया था इसी दिन, है ना। हमारे ध्वज को अंगीकृत किया गया था 22 जुलाई 1947 को। तो विशेष महत्व इस दिन का यही है बच्चों। अगला है, भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र वाले संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई? सशक्त केंद्र वाले संघ की अवधारणा, किसकी अवधारणा? संघ की अवधारणा जो ली गई है वो कहाँ से? कनाडा से। कहाँ से बच्चों? कनाडा से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, ये तीनों वर्ड याद रखेंगे। कौन कौन सा? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? तो बच्चों याद रखिएगा वो कौन सा था? फ्रांस। कौन सा था बच्चों? फ्रांस। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी के संविधान से, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो याद रखना ये है सी। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का क्या होता है? निलंबन हो जाता है ना। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार क्या होता है? वो खत्म कर दिया जाता है। तो ये जो हमारा लिया गया है वो किस संविधान से प्रेरित है? तो याद रखिएगा जर्मनी। कहाँ से? जर्मनी से। अगला क्वेश्चन अब कुछ ज्योग्राफी के मिलेंगे बच्चों। भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होता है? भारत में ईख जो है याद रखिएगा 12 महीने में परिपक्व होता है, पूरे साल भर लग जाता है इस समय। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तना छिद्रक कीट, क्या नाम है? तना छिद्रक, तना में छेद कर देता है ना। नाम ही रह गया उस कीट का, तना छिद्रक कीट, है ना। और ये किसको खराब करता है? तो ऑफ कोर्स गन्ना को खराब कर देता है ना। गन्ना में देखिएगा ना वो छेद हो जाता है, तो कीट का नाम ही है गणा, तना छिद्रक कीट। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बच्चों गुजरात। कौन सा? गुजरात। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा में जल लवणता सहनशील है? तो याद रखिएगा डेट पाम, दैट इज खजूर। कौन सा? डेट पाम यानी खजूर। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? रेशा जिससे रस्सी धागा वगैरह जो बनता है, तो निश्चित रूप से कपास से भी बनते हैं, सन से भी और जूट से भी। तो आंसर क्या होना चाहिए? सी नंबर, राइट बच्चों। अगला क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले 2 राज्य कौन है? तो तंबाकू उत्पादन करने वाले 2 राज्य हैं, एक आंध्र प्रदेश और एक गुजरात। सही है, आंसर होना चाहिए आपका डी फॉर दिल्ली। अगला क्वेश्चन आ जाओ बच्चों, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र करते हैं? तो दालचीनी पेड़ के छाल से प्राप्त करते हैं। कहां से? पेड़ के छाल से, यानी डी नंबर आंसर जाएगा। किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? किस पेड़ से हम? कुनैन। कुनैन जानते हैं क्या होता है? कुनैन एक औषधि है जो बुखार में और दर्द में काम आता है, जो बुखार में और दर्द में काम आता है, एक औषधि है। और ये औषधि यानी कुनैन आप कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो सिनकोना के पेड़ से प्राप्त करते हैं। कहाँ से बच्चों? सिनकोना के पेड़ से प्राप्त करते हैं। इस क्वेश्चन का तो हमें लगता है हर बच्चे को आंसर देना चाहिए। मसूर क्या है बच्चों? हर किसी को पता होना चाहिए कि मसूर एक क्या है? दलहन। मसूर क्या है? दाल है। ए का 2 होना चाहिए, तो यहीं से तो उत्तर भी पकड़ा रहा है, एक से ही। तो आपको और भी जानना चाहिए कि काली मिर्च क्या है? तो मिर्च तो मसाला होना चाहिए, बी का 3 बिल्कुल सही। सरसों क्या है? तो सरसों आपका एक तिलहन है, सी का 1 होना चाहिए, यस। और केसर जो है, केसर से खूबसूरत सुगंध आता है। देखेंगे आप कोई भी चीज़ जब बनाते हैं घर सब में तो केसर डालता है खुशबू के लिए, है ना। चलिए अगला, भारत में गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहाँ होता है? याद रखना बच्चों, गुलाब कश्मीर में भी कुछ मतलब उसका उत्पादन होता है और दिल्ली के क्षेत्र में भी उत्पादन, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? अजमेर की पुष्कर घाटी। अजमेर की पुष्कर घाटी यानी आंसर होना चाहिए सी। अगला क्वेश्चन बच्चों, एंटासीड क्या होता है? एंटासीड, एंटासीड, एंटासीड क्या होता है भाई? तो एंटासीड एक भस्म है। एंटासीड क्या है? एक भस्म है, ठीक है। और क्या? पेट में जो एसिड, पेट में, जैसे पेट में जो एसिड बनता है उसको नाश करने में काम आता है ना। पेट में बने एसिड को ये सब क्या करता है? नष्ट करता है। एंटासीड क्या है बच्चों? बेस यानी वो सॉरी भस्म को क्या बोलते हैं? नहीं पता, अच्छा कोई बात नहीं। एंटासीड जो है वो क्या कहलाता है? वो भस्म कहलाता है बच्चों, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। एंटासीड क्या होता है? भस्म होता है। अगला क्वेश्चन आ जाओ,
स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन, एक्वारेजिया जिसे हिंदी में अम्लराज बोलते हैं ना, हिंदी में अम्लराज बोलते हैं। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया का काम होता है बच्चों, सोना जो सोनार सब होता है वो सब क्या करता है ना, वो धातु को गलाने उलाने के काम में आता है ना। एक्वारेजिया से क्या करता है, वो धातु को गला उला के आभूषण बनाता है। तो एक्वारेजिया मतलब किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो बच्चों आपको याद रखना है वो बना होता है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दैट इज H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक H2SO4 तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है उसका जानते हैं? HCl को क्या बोलते हैं? HCl को किस नाम से जानते हैं? हाँ, द केमिकल नेम ऑफ HCl दैट इज व्हाट। चलिए उसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जो भी है बच्चों। ये क्वेश्चन हो गया ना, अगला क्वेश्चन आ जाओ। pH एक मूल्यांक दर्शाता है, pH एक मूल्यांक दर्शाता है, क्या दर्शाता है pH? तो pH ये बताता है कि कोई भी घोल अम्लीय है या फिर क्षारीय, एसिड है या फिर बेस है। क्या कुछ पता चला? HCl ना, हाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और H2SO4 हो गया सल्फ्यूरिक, है ना। ओके, तो pH एक मूल्यांक है जो क्या बताता है कि कोई भी घोल अम्लीय है या फिर क्षारीय है, ये बताता है। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए? बी फॉर बिहार। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें, निम्न में से किसका pH मान 7 होता है? तो बच्चों जितने भी उदासीन विलयन होते हैं, जितने भी उदासीन विलयन होते हैं उसका pH मान 7 होता है। और हमारा जो शुद्ध पानी होता है वो शुद्ध पानी भी हमारा उदासीन विलयन कहलाता है। शुद्ध पानी जैसे वर्षा का जल हो गया, ये सब क्या है? उदासीन होता है ना, उदासीन विलयन कहलाता है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि शुद्ध पानी का भी pH मान 7 होगा और उदासीन विलयन का भी pH मान 7 होगा। तो आंसर ए और बी के लिए देखिए एक ऑप्शन सबसे बेस्ट कौन सा डाला है? ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो एक से अधिक उत्तर जा रहा है, तो आंसर हम लोग को क्या मारना चाहिए? ई मारना चाहिए। इसका आंसर होगा बच्चों ई, ध्यान से, है ना। निम्नलिखित में से किस विलयन के pH का मान 7 से अधिक होता है? तो बच्चों याद रखिएगा, जैसे ये बेस आपका 7, ये लाइन 7 को दर्शा रहा है ना। तो 7 से जब ऊपर जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? बेस, और 7 से नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एसिड। नहीं, तो इसने कहा किस विलयन के pH का मान 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक होगा, अधिक होने का मतलब बेस मतलब क्षार, तो वो क्षारी हो जाएगा ना। तो इसका आंसर बी होना चाहिए। अगला, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल यानी रेड को क्या कर देता है? एक विलयन लाल लिटमस को क्या करता है बच्चों? नीला। क्या कर देता है? नीला यानी ब्लू, है ना। वो विलयन का pH मान क्या होता है? तो बच्चों इसमें ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए एक चीज, कि एक बार क्या करता है वो रेड को नीला करता है। तो रेड को मतलब लाल को नीला करता है वो कौन होता है? क्षार। उसको क्या बोलते हैं? बेस। और इसका जस्ट उल्टा वो क्या करता है? ब्लू को यदि रेड बना दे, नीला को लाल कर देता है, तो वो कौन होता है? एसिड। एसिड का काम होता है ब्लू को रेड बनाना, और बेस का काम होता है रेड को ब्लू बना देना, है ना। तो एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल को क्या कर देता है? नीला कर देता है। वो कौन होता है? बेस। वो क्या होता है? बेस कहलाता है। और बेस का pH मान 7 से ज़्यादा होता है। तो 7 से ज़्यादा होने का मतलब उपर्युक्त में से कोई नहीं, आंसर ई जाना चाहिए, है ना। उपर्युक्त में से कोई नहीं। समझ के पढ़ो बच्चों, नहीं तो फिर ये सब याद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से एक अम्लीय विलयन का संभव pH मान है? देखिए किसका पूछ रहा है? अम्लीय विलयन का संभव। तो अम्लीय जैसे ही होगा तो उसका pH जो होगा वो 7 से कम होगा। तो 7 से कम संभावना, दैट इज संभव मान, ये हो सकता है। अगला बच्चों, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? मूल रासायनिक जो माना जाता है तेजाब वो कौन सा? H2SO4। इसी को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। मूल रसायन है ना, तेजाब के रूप में। अगला,
निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? जो एसिड रेन होता है ना, प्रदूषण से जब ऊपर में जाता है और वहाँ से फिर जो एसिड बरसता है ना, एसिड वर्षा, अम्ल वर्षा में सबसे अधिक। तो उस एसिड रेन में कौन कौन से होते हैं? तो ये H2SO4 तो होते ही हैं बच्चों, होते हैं कि नहीं? और HNO3 भी होते हैं? HNO3 नहीं, ओनली H2SO4 है ना। और एक सल्फ्यूरिक एसिड और एक होते हैं, और नाइट्रिक अम्ल होते हैं ना, हाँ नाइट्रिक, HNO3 होते हैं। तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल तो है, तो वो भी ना होते हैं, तो दोनों मिलते हैं ना। आपसे पूछा है सबसे अधिक, तो सबसे अधिक में तब ये जाएगा। यही तो हम बोलना चाह रहे थे कि एसिड रेन में HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड भी होता है और सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, लेकिन यहाँ एक वर्ड दे दिया सबसे अधिक, तो सबसे अधिक याद रखिएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, राइट। अगला, अम्ल वर्षा के घटक। अब अम्ल वर्षा के घटक उसमें कौन कौन से होते हैं? तो निश्चित रूप से H2SO4 भी होते हैं, HNO3 भी होते हैं, नाइट्रिक एसिड भी होते हैं। तो यहाँ पे आंसर हम लोग क्या मारेंगे? यहाँ पे आंसर होना चाहिए डी, यानी A एवं B दोनों, राइट। तो बच्चों ये था आप सभी के लिए आज का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन, जिसमें आपने देखा कुछ इतिहास के क्वेश्चन, कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन और कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन, और साथ ही साथ साइंस के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले होंगे बच्चों। मुझे विश्वास आप सभी मेरे साथ अभ्यास किए होंगे। आपको आज का सेशन कैसा लगा? जैसा भी लगा आप ज़रूर कमेंट भी करिए, पसंद आए तो लाइक भी करिए और दोस्तों को शेयर भी करिए, और साथ ही साथ यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।